चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। हिंदी में तो हो नहीं आप, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं समग्र मांग। क्या बोलते हैं? समग्र मांग। समझ में आ गई बात? तो एग्रीगेट जानने से पहले हम समझते हैं कि डिमांड का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड। समझ में आ गई बात? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बताइए व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? क्या समझते हो आप मांग से? डिमांड हम इस तरह से वो कर सकते हैं कि जो हमारी चाहत होती है। चाहत होती है? जैसे मुझे एक पेंसिल की डिमांड है पढ़ाई के लिए, तो वो हमारी डिमांड में हो जाती है। अच्छा, आकाश नहीं पता। मार्केट में जिस चीज की ज्यादा प्रोडक्शन है उसकी, मतलब जिसकी वो है। ओके शिवम, जिस चीज की कम मतलब ज्यादा मांग होती है उसको डिमांड क्या है, मतलब जिस चीज का रेट कम होता है। देखो बात क्या है कि क्या आप सब सही रहे हो, हम जिसकी चाहत होती है लेने की हम ले लेते हो, हमारी डिमांड होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये बात मायने नहीं रखती। सिंपल सी बात, यहाँ पर छोटी सी एक बात है, इस दो चीजों का याद रखना, और वही आपका डिमांड है। When we are able to buy anything as a fixed price, यानी जब हम किसी भी चीज को एक स्थिर कीमत पर, फिक्स प्राइस और एक फिक्स टाइम इस पर खरीदने के लिए एबल होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? डिमांड कहलाता है। समझ में आ गई बात? मांग कहलाता है। जब हम किसी भी चीज को एक स्थिर कीमत पर और एक स्थिर समय बिंदु पर खरीदने के लिए तैयार होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? डिमांड कहलाएगा। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात, एक शॉर्ट थ्योरी है और ऐसे पढ़ना है आपको कि डिमांड क्या होता है। जब किसी भी चीज को हम फिक्स प्राइस पर और एक फिक्स टाइम पर खरीदने के एबल होते हैं, वो हमारी डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको भी एप्पल खाना है, सेब खाना है, ठीक है। कब खाना है? अभी खाना है, तो इट इज अ फिक्स टाइम। क्या होगा ये आपका? फिक्स टाइम होगा। लेकिन आप मार्केट में गए, आपने पता किया 3 लोगों से, उसके 3 रेट डिफरेंट बताए उन्होंने। एक बताया 100 रुपए किलो है, एक ने बोला 80 रुपए किलो है, एक ने बोला 60 रुपए किलो है। तो आप 60 वाले के पास गए और आपने कहा भाई 2 किलो कर दो। कब खाना है? अभी खाना है, फिक्स टाइम हो गया। कितने रेट पे आप फिक्स हुए? 60 वाले पे। तो ये आपको क्या है? फिक्स प्राइस। तो एक फिक्स प्राइस पर एक फिक्स टाइम पर आप उसको खरीदने के एबल हुए, तो इट इज योर डिमांड। आगे मेरी बात सुनिए, लेकिन डिमांड क्या है हमारा? हम माइक्रो में पढ़कर आए 11th में, और हम चल रहे हैं 12th के टॉपिक की तरफ, एग्रीगेट डिमांड। तो थोड़ा सा अंतर होगा। तो डिमांड जो आपका होता है वो इंडिविजुअल डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल क्यों? क्योंकि हमने इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? माइक्रो में पढ़ा था। और एज वी नो, माइक्रो कौन सी इकोनॉमी की पार्ट्स होती हैं? वेयर, यानी माइक्रो इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी स्टडीज ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज अ इंडिविजुअल लेवल। जब हम सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पे करते हैं, केवल एक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? केवल एक के बारे में बात करेंगे। आगे मेरी बात समझ में आता? क्लियर है? तो ये हमारी क्या होगी? इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। लेकिन अब बात आ रही है कि 12th की, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? तो सेम टू सेम, यहां पर एक पर्सन डिमांड कर रहा था। अब एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है? पार्टिकुलर एरियाज में जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग एक पार्टिकुलर टाइम पर, या केवल फिक्स टाइम पर और फिक्स प्राइस पर, जब किसी भी चीज की सारी क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे, बाय करने के रेडी होंगे, तो दैट इज योर एग्रीगेट डिमांड। समझ में आगे बात? क्लियर यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। कोई डाउट है किसी को? जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम अकेले हैं यहां पर। मान लो अगर मैं कोई चीज मुझे खाना है, पिज्जा, ये मेरे अकेले की डिमांड है, तो आप किसका टाइप मानोगे? ये डिमांड मानोगे या एग्रीगेट डिमांड मानोगे? डिमांड मानोगे। लेकिन मान लो अगर आप सभी को एक पार्टिकुलर टाइम पर, मैंने कहा क्या खाना है, आपने कहा कि भाई पिज्जा खाना है, आप सबने कहा मुझे पिज्जा खाना है, तो हमने क्या किया? एक साथ डिमांड कर दी, और हम गए मार्केट में, पता कि कितने का पिज्जा है, 59 का है, 49 का है, तो हम क्या किया? भाई 49 वाला कर दो 5। तो ये हम सबकी डिमांड हो गई। जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही होगी, तो आपका एग्रीगेट डिमांड होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। या यहां पे कह लो कि सेक्टर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग के घटक। आगे मेरी बात समझ में आता? अब ये देखो, समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड के घटक क्या होते हैं? तो बेटे इसकी 2 तरह की इकोनॉमी होती है, इसको स्टडी करेंगे हम। वो 2 तरह के सेक्टर में करेंगे। एक तरफ आपकी आएगी क्लोज इकोनॉमी, इसको बना लेना, इसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? बंद अर्थव्यवस्था।
और एक तरफ आपकी आती है ओपन इकोनॉमी, इसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। आगे मेरी बात समझ में आता? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, मैं पहले बता रहा हूं, बोर्ड के पूछा गया हुआ है, और मैंने भी अपना टेस्ट में पूछा है, डिस्कस एनी टू मेजर कंपोनेंट्स टू मेजर इकोनॉमी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो बेटा आपको पहले बता रहा हूं कि किस तरीके से इसको स्टडी करते हैं। तो ये दो तरह की चीजें ध्यान रखना, ठीक है? पहली आपकी आई क्लोज इकोनॉमी और दूसरी आपकी है ओपन इकोनॉमी, ठीक है? आगे चलते हैं। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ, क्या समझते हो आप क्लोज इकोनॉमी? बंद है, बिल्कुल। ये भी कह सकते हैं, मान लो ये दो कंट्री है, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, इसके बीच में मान लेते हैं कि हमारा डोर लगा हुआ है, हमने डोर को ही बंद कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा किसी फॉरेन से कोई ट्रेड नहीं होगा, हम जो भी डेवलप करेंगे अपनी रिसोर्सेज पे करेंगे, अपने संसाधनों पे करेंगे, ठीक है? हमारा किसी विदेशी देशों के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं होगा, हम हर चीजों का उत्पादन और व्यापार स्वयं पर निर्भर होकर करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात यहां तक? क्लियर है? तो अब बात आती है कि भाई क्लोज इकोनॉमी, तो हमने क्या कर रखा है, ये डोर अभी हमने बंद कर रखा है, हमारा वहां से कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो जब ट्रेड नहीं हो रहा तो आप नेशनल इनकम पढ़कर आए हो, हमारे पास चार फैक्टर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सी प्लस, जी प्लस, आई प्लस, एक्स माइनस में एम, ठीक? और एक्स माइनस में मतलब एक्स फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर इंपोर्ट, और इसको बोलते हैं एम फॉर इंपोर्ट, यानी कि आयात। इसको आप कह लो इंपोर्ट और इसको कह लो निर्यात। आगे मेरी बात समझ में? तो ये तो होगा ही नहीं क्लोज इकोनॉमी में, क्योंकि जब हमारा किसी का कोई विदेशी व्यापार ही नहीं हो रहा तो आयात निर्यात का सवाल ही नहीं उठता। तो बात करते हैं बंद इकोनॉमी, कौन फैक्टर आएंगे? तो क्लोज इकोनॉमी में भी दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक तरफ आपके होते हैं सी प्लस आई और एक तरफ आपका होगा सी प्लस जी प्लस आई। और ये बखूबी आप जानते हो कि सी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन, क्लियर? यानी यहां पर क्या होगा? निजी उपभोग। क्या होगा? निजी उपभोग। और आई फॉर आपका क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं निवेश। क्लियर? अब यहां पर देखो, एक भाई क्लोज इकोनॉमी में दो तरह के सेक्टर बताए मैंने। अब एक मैंने बोला सी प्लस आई, यहां पर क्या होगा? प्राइवेट कंजप्शन करेगा, वो चीजों का इस्तेमाल करेगा। अब चीजों का इस्तेमाल कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट होगा। अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? हम लोग भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। भाई आप किसी भी चीज की डिमांड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी ने उसके लिए इन्वेस्ट किया होगा। मान लो आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, भाई समोसे खाने या कुछ भी खाने हैं, तो स्वीट्स वाले ने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, दुकान बनाई है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा और कंजप्शन होगा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आता है सी प्लस जी प्लस आई। अब जी फॉर इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहां पे क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहां पर गवर्नमेंट भी कुछ चीजें एक्सपेंड करेगी, लाइक गवर्नमेंट भी सोशल वेलफेयर के लिए कह लो या समाज में ले लो, कुछ भी चीजों के लिए वो एक्सपेंड करेगी और खर्च करेगी, साथ साथ कंजप्शन भी करेगी। समझ में आगे बात? तो यहां तक तो ये तो आपका रहा एक फैक्टर। अगला आपका आता है ओपन इकोनॉमी। इसमें क्या आएंगे? अब मान लो जो ट्रेड, ये हमारा डोर था, इसको हमने क्या कर दिया? खोल दिया। हमने डोर खोला, तो इसीलिए इस पॉलिसी का नाम होता है ओपन डोर पॉलिसी। क्या है? ओपन डोर पॉलिसी। आगे मेरे पास खुली व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार की नीति। आगे मेरी बात समझ में आता? ओपन डोर की पॉलिसी, क्योंकि हमने यहां पर गेट खोल दिया। तो यहां तक अब यानी कि इस कंट्री का इससे ट्रेड होगा। अब देखो ट्रेड होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, हमारे यहाँ कुछ कंपनियां वहां जाएंगी और वहां कुछ कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी। आ रही है समझ में? तो यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो यानी कि हमें कह सकते हैं कि यहां पर चारों कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सी? सी प्लस, जी प्लस, आई प्लस, एक्स माइनस में एम। ये चारों के चारों कंपोनेंट्स यहां पर एग्जिस्ट करेंगे। यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी होगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होगा, यानी आयात निर्यात भी होगा। समझ में आगे बात यहां तक? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है? इससे थ्योरीज बहुत कम पूछी जाती हैं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है? तो एक तरफ हम पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद थ्योरी पे आएंगे, ठीक है? यहां तक, क्योंकि न्यूमेरिकल में टाइम लगता है, इसमें थ्योरीज बहुत कम पूछी गई हैं। जो थ्योरी पूछी गई है वो आपका यही था, और भी आगे हैं थ्योरीज, और मैं भी कराऊंगा आपको, ठीक है? तो पहले मैं स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल की तरफ से। तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, एक आपका होता है कंजप्शन फंक्शन। क्या होता है? इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजप्शन फंक्शन, इसको बोलते हैं उपभोग फलन। क्या बोलते हैं? उपभोग फलन, ठीक है? देखो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, और इसके बगल में एक आता है आपका सेविंग फंक्शन।
इसको बोलेंगे बचत फलन। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? आ रहा समझ में? आगे आओ। अब चलते हैं कंजप्शन फंक्शन होता क्या है। बेटा फंक्शनल रिलेशनशिप, इसको थोड़ा सा ये समझ लो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या करोगे? पॉजिटिव रिलेशनशिप। कैसे? कंजप्शन फंक्शन क्या होता है कि हमारी इनकम और हमारे कंजप्शन के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होते हैं, लाइक पॉजिटिव रिलेशनशिप समझ लो, पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन फंक्शन। व्हेन यू, देखो अब यहां पे एक चीज समझो, मान लो अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो क्या अब कंजप्शन इंक्रीज नहीं होगा? भाई आपकी जब इनकम कम थी तो आप बहुत कम चीजें खाते थे, आज आपकी इनकम ज्यादा है तो आप अपनी मेन्यू में कुछ और चीजें ऐड कर लोगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो यहां पर जो पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, और अगर ए घट रहा है तो बी भी घटेगा। समझ में आगे बात? क्लियर है? तो आप एक चीज समझो कि भाई अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ रहा है, और इनकम घटेगी तो कंजप्शन भी घटेगा। मान लो आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, आप 3,000 सेव कर लेते हो मान लो, और 7,000 रुपए कंजप्शन करते हो, तो ये आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कर रहे हो। अब उधार मांग के अपनी रईसी जिंदगी तो नहीं जियोगे आप। अब क्या करोगे? कल को मान लो आपकी सैलरी बढ़ जाती है, 50,000 हो जाती है या 20,000 हो जाती है, तो क्या आपने कंजप्शन इंक्रीज नहीं करोगे? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, पहले आपका घर का बजट बनता था तो आप गए मार्केट में, आपने जैम्स वैम्स पिकल्स जो अचार होते हैं आपने इकट्ठा कर ली, ठीक है। अब क्या हुआ भाई? पैसा ज्यादा है तो कंजप्शन भी ज्यादा। बिल्कुल, पैसा कम था तो आपने जैम्स और ये अचार इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन अब पैसा आ गया तो आप बटर भी इंक्लूड करवाओगे, अरे भाई साहब जैम्स भी लेकर आओगे, अचार भी लेकर आओगे, तो ये सब चीजें इंक्लूड करोगे, तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, कोई दिक्कत है? नोट्स आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोन काट दो, हट गया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन। ठीक है, अब देखो सेविंग फंक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं। सेम टू सेम जस्ट अपोजिट है। यहां पे अगर बाई और कंजप्शन के बीच में कैसा रिलेशन था? पॉजिटिव। तो सेम टू सेम यहां पर भी क्या हो जाएगा? सेविंग और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन होगा? यानी यहां पे क्या था कि उपभोग और आय के बीच में धनात्मक संबंध था। कैसा था? धनात्मक संबंध था। उसमें आगे बात, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप। और यहां पर क्या होगा? आपकी आय, बचत और आय के बीच में जो धनात्मक संबंध होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेविंग फंक्शन बोलते हैं। अब आगे मेरी बात सुन में, ठीक है। देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, इट्स कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन, एंड देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड क्या नाम है? इनकम, दैट इज द सेविंग फंक्शन। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? यानी आय और क्या नाम है? उपभोग के बीच में पाए जाने वाले धनात्मक संबंध को या फलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है? उपभोग फलन। और बचत और आय के बीच में पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहा जाता है। आगे मेरी बात समझ में, नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है, अट्टाफिकेशन नहीं, पहले बता रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे आइए। अब चलते हैं कंजप्शन फंक्शन की तरफ। तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला आपका होता है C = C बार प्लस में MPC इंटू में वाई। ये फॉर्मूला लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉर्मूले बहुत सारे आएंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत है? पक्का? आगे आइए, अगला चलते हैं सेविंग फंक्शन की तरफ। तो यहां पर क्या है आपका? S = माइनस का C बार प्लस में MPS इंटू में वाई। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, तो ये यहाँ पर क्या है? सेविंग फंक्शन, और ये यहाँ पर क्या है? कंजप्शन फंक्शन। क्लियर यहां तक? निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लो पहले एक बार, फिर आगे चलते हैं। क्या हो गया? ये MPC इंटू में वाई, वाई मतलब इनकम। तो यहां तक, यहां पर ये वाई का जो मतलब है, इसका मतलब है इनकम। ठीक है, और C बार इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन C बार को कहा जाता है। और C बार का जो हिंदी में उसको स्वायत्ता उपभोग क्या बोलते हैं? स्वायत्ता उपभोग। ठीक है, MPC इसको बोलते हैं मार्जिनल। अच्छा, इसको भी हम करेंगे, डोंट वरी, इसको मैं डीपली समझना है, और अभी ये लिख लो आप। हो गया? क्लियर है? सेम टू सेम यहां पे भी लिख लेना। ठीक, चलिए अब यहां पर एक टॉपिक है आपका, और वो आपका ऑटोनोमस कंजप्शन। अब बात करते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है। अच्छा, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बताओ।
अननोन नहीं होता मेरे भाई, इसको बोलते हैं स्वायत्ता उपभोग। तो हम ये कह सकते हैं स्वायत्ता उपभोग का मतलब खुद से कंजप्शन करना। इसको कुछ इस तरीके से समझो, हालांकि कभी आता नहीं है लेकिन फिर भी समझना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कि मेरी इनकम अगर जीरो है, यानी आप ये कह सकते हो कि योर कंजप्शन विल बी समथिंग व्हेन योर इनकम विल बी जीरो, यानी आपकी इनकम क्या होगी, जीरो, लेकिन फिर भी अगर कंजप्शन कुछ ना कुछ तो होगा, और उसी को क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन। मान लेते हैं मेरी इनकम जीरो, मैंने कुछ कमाया नहीं है, तो क्या मैं खाली पेट रहूंगा भाई, मर जाऊंगा? नहीं, पिता के पैसे से खा भी सकता हूं, मान लेता हूं, लेकिन मान लो उनका सपोर्ट नहीं आ रहा, फिर क्या करोगे, फिर उधार मांगोगे, लोन लोगे, कुछ तो करोगे, क्लियर यहां तक, लेकिन खाली नहीं रहोगे, वरना भूखे मर जाओगे। समझ में आगे बात? तो इस तरह का कंजप्शन क्या बोलते हैं हम, ऑटोनोमस कंजप्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब देखो, मान लो ये आपने किस उधार लिया, आपने कंजप्शन कर लिया, कल को आपकी इनकम जनरेट होगी तो क्या आप उसको पैसे वापस नहीं दोगे, पैसे वापस दोगे। इसीलिए सी के पार्ट में सी प्लस एमपीसी इंटू में वाई था, और आप देखोगे अगर आप सेविंग निकालोगे तो माइनस सी बार प्लस में एमपीएस इंटू में वाई था। माइनस क्यों आया, क्योंकि आपने जिससे उधार लिए थे आप उसको दोगे कि नहीं दोगे, दोगे ना। तो आगे मेरी बात समझिए, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा आता है एमपीसी, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन। एक तरफ हमारा आएगा एमपीएस, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग। समझ में आगे बात? हिंदी में इसको बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। आगे मेरी बात समझ में आता? अब इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो फॉर्मूला पहले लिख लो फिर समझाता हूं। एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूला लिख लो फिर समझाता हूं। इधर आ जाओ, एमपीएस इसको बोलेंगे डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। इज दैट क्लियर? क्लियर है? लिख लो पहले फिर आगे चलते हैं। हो गया? हो गया भाई? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ये है क्या। देखो बेटा, यहाँ पे ट्रायंगल का टाइप कुछ बना हुआ है, ट्रायंगल टाइप का, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। आगे मेरी बात समझ में? अब चेंज कैसे निकालोगे? अब यहां पर अगर मान लो, देखो कुछ वर्ड लिख लो यहां पर। पहले सी मतलब होता है उपभोग यानी कंजप्शन, एस का मतलब होता है सेविंग यानी कि बचत, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इसको बोलेंगे निवेश, वाई का मतलब होता है इनकम, इसको बोलेंगे हिंदी में आय। ये सारे वर्ड समझ में आ गए। ये कॉमन फैक्टर, इनको आपको याद रखना पड़ेगा और ये आपको पूरी इकोनॉमी में आएंगी। क्लियर यहां तक? अब बात आता है भाई, ये है क्या। मान लो डेल्टा सी लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन कंजप्शन। अब ये कैसे निकालोगे आप? तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है C1 माइनस में C। चेंज निकालने का मामला होगा C1 माइनस में C। जहां पर C1 आपका है वो आपका होगा न्यू कंजप्शन। क्या होगा? न्यू कंजप्शन। इसको क्या बोलेंगे? नया उपभोग। क्या बोलेंगे? नया उपभोग। और ये C आपका क्या होगा? ओल्ड कंजप्शन। अभी ध्यान समझो, बहुत डीपली समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। अब इसको बोलेंगे पुराना कंजप्शन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 2018 में आपने किसी भी चीज की 500 यूनिट यूज करी, टॉफी हो कुछ भी हो। 2023 में आते आते आपने क्या कर दिया, वो यूनिट आपने 700 कर दी। अब मैंने बोला न्यू कंजप्शन, यहां पर आया C1 मतलब न्यू कंजप्शन, नया उपभोग। तो मेरा नया क्या होगा? 2023 वाला 7, इसको हम देंगे C1 और ये हमारा क्या होगा? C। अगर मुझे डेल्टा C निकालना होगा तो क्या करूंगा? C1 माइनस C कर दूंगा। तो C1 कितना है मेरा? 700। कहां गया? 700। यहां पर आप कर दो 700 माइनस 500 करोगे, डेल्टा C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। क्लियर? तो आप ऐसे निकालोगे डेल्टा C। और सेम टू सेम अगर डेल्टा वाई है तो कैसे निकालोगे? y1 माइनस वाई कर दो आप। सेम टू सेम नया इनकम। मान लो इस टाइम पर अगर आपकी इनकम 1000 थी और यहां पर आपकी इनकम 2000 हो गई, तो 2000 क्या होगा? इट इज योर y1 और ये आपको क्या होगा? y। 2000 में से अगर 1000 माइनस करोगे आंसर कितना आएगा? 1000 आएगा। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत है? पक्का? चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहीं से ही एक फॉर्मूला और बना देते हैं, एक फॉर्मूला और बना देते हैं। क्या बनाते हैं? अगर डेल्टा C निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? मैथ में पढ़कर आए हो
ये डिवाइड में जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम क्या कर देंगे, एमपीसी इंटू में डेल्टा वाई। क्लियर यहां तक? यानी एक फॉर्मूला दो फॉर्मूला, ठीक है। इसमें फॉर्मूला का खेल है, अगर फॉर्मूले पे कमांड है तो आप कोई से भी क्वेश्चन कर दोगे। डोंट वरी, लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है। बहुत मजा आया क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता, सारी चीजें कर लोगे आप, बस प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका आता है एमपीएस। एमपीएस क्या होता है? एमपीएस निकालने का फॉर्मूला होगा डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। अब वहीं पे डेल्टा एस आ गया, डेल्टा एस कैसे निकालोगे? एस। क्लियर यहां तक? आगे आइए, अब अगर मुझे डेल्टा एस निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, एक फॉर्मूला ये भी है एमपीएस इंटू में डेल्टा वाई, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा डेल्टा एस निकालने का S1 माइनस में एस, यही पढ़ा। अब कहोगे भैया दो दो फॉर्मूले आ गए डेल्टा एस निकालने के, तो बेटा आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, डेल्टा एस में क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं। अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते कि पहले सेविंग इतनी की थी अब इतनी की थी, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर मान लो हमें एमपीएस दे रखा है, डेल्टा वाई दे रखा है, तो फिर कैसे निकालोगे? तब ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्वेश्चन का नेचर देखना है, क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? आगे चले, पक्का? चलिए अब यहां पर एक चीज समझो, प्रॉब्लम ये भी आती है कि बेस की थ्योरी कैसे बनाएंगे। तो बेटा बता दो, हर चीज की थ्योरी होती नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीजें बनानी पड़ती हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं। अगर आपसे बोलेगा कि एमपीसी क्या होता है, तो हम ये जानते हैं ये हमारा क्या है, चेंज इन कंजप्शन, यानी उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में, यही हमारा ये, और ये हमारा क्या है, आय में परिवर्तन, और ये अनुपातिक रूप में, प्रोपोर्शनल फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि व्हेन वी मेजर चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम इन अ रेशियो फॉर्म, खत्म। आ गया, चेंज इन कंजप्शन चेंज इन इनकम इन अ रेशियो फॉर्म, यानी जब हम उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन को अनुपातिक रूप में मापते हैं तो हमारा क्या होता है, वो एमपीसी होता है। और ऐसे आप एमपीएस का बना लोगे। क्या करोगे आप एमपीएस का? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, नोट्स मिल जाएंगे को, डोंट वरी। यहां पे करोगे आप when we change in delta, when we measure delta consumption, change in delta नहीं, change in saving and change in income, है ना? It is a ratio, we can say it is a ratio of change in income और change in saving. Simple word, इकोनॉमिक्स है, बहुत कम लिखना होता है और सटीक लिखना होता है। Is that clear? Any doubt? आगे चले। चलिए अब मैंने आपको यहां तक इतने सारी चीजें बता दी है ना, अब इसके बेस पे क्वेश्चन करें। सपोज दैट कि हमारी इकोनॉमी में क्वेश्चन, हमारा क्या इकोनॉमी है कि सी बार आपको दे रखा है 100, ठीक है, और मान लो वाई आपका दे रखा है 2000, ठीक है, और एमपीसी अगर आपको दे रखा है 0.4। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। क्या निकालना है आपको? सी निकालना है। बेटा एक चीज याद रखना कि एमपीसी का रिलेशन किससे होगा? सी से होता है, और एमपीएस का रिलेशन किससे होगा? एस से होगा, जैसे कि हम पढ़कर आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? कुछ नहीं करना, सी निकालना है। अभी सी निकालने का मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया, आगे चल के बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला है, तो क्या करोगे आप यहां पर, सी इक्वल टू सी बार प्लस में एमपीसी इंटू में वाई, यही फॉर्मूला बताया मैंने। सी बार कितना है हमारा यहाँ पर 100 है, तो यहां पर आप कर दो 100 प्लस में एमपीसी कितना है 0.4, यहां कर दो 0.4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2000, यहां आप कर दो 2000। क्लियर यहां तक? अब इसको काटने का तरीका कैसे होता है? पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसको हटा दो, एक जीरो हटा दो, अब 4 को मल्टीप्लाई करो, 0 0 4 दूनी 8, अब प्लस कर लो 100, कितना हो गया 900। इट इज योर कंजप्शन। लेकिन अगर मान लो आपको सेविंग निकालने के लिए बोलता है इसी फॉर्मूले से, तो उसके लिए एक फॉर्मूला और नोट करो कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, यानी हमारी जो इनकम होती है वो हमारे कंजप्शन और सेविंग के बराबर होती है। आर यू एग्री? एग्री होना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर आपकी इनकम आई हुई है तो कंजप्शन करोगे, सेविंग करोगे। तो आगे बात आगे आइए, तो अगर मुझे सी निकालना होगा तो मैं करूंगा y माइनस में एस कर दूंगा, एस निकालना होगा तो y माइनस में सी कर दूंगा। 3 फॉर्मूले हमारे पास यहां पर ये आ गए, ठीक है, क्लियर आता? अब आगे आइए, अब देखो s निकालना है, तो s निकालने का फॉर्मूला क्या है y माइनस में c, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे 2000, तो यहां पर आप कर दो 2000 माइनस में c कितना है, c निकाला भी आपने 900, तो यहां पर आप कर दो 900, कितना आंसर आएगा 1100, s की वैल्यू कितनी आ गई 1100, हो गया, c भी निकल गया s भी निकल गया। क्लियर यहां तक? अब देखो यहां पर एक और चीज, अब कहोगे भैया अगर हम इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से करें तो जो आपने ऐसा वाला बताया, तो बेटा उसके लिए देखो अब यहां पर हमें क्या दे रखा है, एमपीसी दे रखा है, हमें एमपीएस तो पता नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका और भी आता है,
वो फॉर्मूला लिख लो कि एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। यानी जब भी हम एमपीसी और एमपीएस को प्लस करेंगे उसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। नहीं, बिल्कुल क्लियर तक। तो अगर मुझे मान लो एमपीसी निकालना है तो ये प्लस का जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या करूंगा मैं एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस में एमपीएस कर दूंगा। और जब तक मुझे एमपीएस निकालना होगा तो मैं करूंगा 1 माइनस में एमपीसी कर दूंगा। 3 फॉर्मूले आपके यहां पर ये आ गए। क्लियर यहां तक। अब चलो आपने कहा कि कैसे निकालना है, तो हमें यहां पर क्या चाहिए, पहले एमपीएस चाहिए क्योंकि सबको तो सी का दे रखा है। हमें क्या चाहिए, एमपीएस चाहिए। तो कैसे निकालेंगे एमपीएस, एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस में एमपीसी कर देंगे, यही होगा। तो 1 माइनस में एमपीसी की वैल्यू कितनी है 0.4, 0.4 करोगे एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, आगे 6। अब लगा दो आप फॉर्मूला एस का जो मैंने पहले बताया था। कौन सा बताया था, एस इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस में एमपीएस इंटू में वाई बताया था ना। याद रखना उस वाले से हमारा आंसर कितना आया था 1100, इससे भी 1100 आएगा। अभी देखना माइनस का सी बार है तो ये जो 100 क्या रखेंगे माइनस का रखेंगे, प्लस एमपीएस की वैल्यू कितनी है निकाल लिया हमने 0.6, वाई की वैल्यू कितनी है 2000, इससे ये काट दो मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 1200, तो माइनस का 100 प्लस में कर दो 1200, आंसर कितना आया 1100। फॉर्मूले आपके हाथों में है, जिससे करना है कोई सा भी करो, ठीक है। तो दिक्कत यहां तक पक्का। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, करो जल्दी फटाफट तेजी में। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, जल्दी करो। चलिए क्वेश्चन है आपका, सी बार अगर मान लो आपका 200 है, एमपीसी अगर मान लो आपका 0.8 है, वाई मान लो अगर आपका 8000 है, तो फाइंड आउट करना है आपको सी, फाइंड आउट करना है आपको एस। डू इट, जल्दी करो। बात ये आ गई, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बट देखो सबसे पहले ध्यान रखना, अभी मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले नहीं बताए, बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना किसी और फॉर्मूले से नहीं करना है। सी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारा, कौन सा, सी बार प्लस में एमपीसी इंटू में वाई, यही है। हमें यहां पर एमपीसी दे रखा है तो कुछ नहीं करेंगे कि सी इक्वल टू सी बार कितना मेरा 200, यहां कर लो आप 200 प्लस में एमपीसी कितना 0.8, तो 0.8 कर दो इंटू वाई कितना है 8000। क्लियर, 0 से 0 काट दो, इसको मल्टीप्लाई करो कितना 3600, मैंने 3600 बोला और तुम 3600 में आ गया भाई नालायक। 8 को 8 मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 64, दिमाग क्या है तुम्हारा। तो 200 प्लस में कितना जाएगा, अब आंसर आएगा, अब करोगे सी की वैल्यू कितनी आ गई 6600। इज दैट क्लियर। अब देखो यहां पर दो तरीके से निकालोगे एस। अब आपको जरूरी नहीं है कि एस निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओ एस वाला, मैंने आपको ऐसे क्या बताया था, वाई माइनस में कर दो सी, तो वाई की वैल्यू कितनी है 8000 माइनस सी, सी कितना है 6600। समझ में आ गई बात। अब अगर करोगे तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 5000, कैसे 5000 भाई 6600 तो यही आ गया, तो 1400 आगे दर्शन में। फिर यहां तक ये तो रहा आपका एस निकाल लिया। अब कहोगे भैया एक बार उस वाले फॉर्मूले से दिखा दो, तो ठीक है। एस इक्वल टू क्या होता है माइनस का सी बार प्लस में एमपीएस इंटू में वाई, ये कितना हो जाएगा माइनस का 200 प्लस में एमपीएस कितना 0.2 इंटू में वाई कितना जाएगा आपका 8000। अब कहोगे भैया एमपीएस आपने 0.2 कैसे ले लिया, तो अभी हमने पढ़ा था कि एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1, दोनों का सम कितना होता है 1 के बराबर होता है। अगर ये 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा 0.2 ही होगा। ये ध्यान रखना, बार बार आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस कॉमनली चीज माइंड में बिठा लो। ये 0.8 है तो वो कितना होगा 0.2, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। आगे आइए, अब चलिए आगे, माइनस का 200 प्लस में इसको इससे काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 200 मिलाएगा 1600। क्लियर। अब ये माइनस का ये प्लस का है, कर दो कितना देगा आंसर आपका 1400 हो गया आंसर। देखो यहां भी 1400 आ रहा है, यहां भी 1400 आ रहा है। तो ये होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस का। और दूसरी बात है क्वेश्चन माइंड में अगर आपके रहेंगे, फॉर्मूले माइंड में रहेंगे तो आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। चलिए आप करिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एस वाला करते हैं ना, एस वाला। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन अगर आपका है कि एमपीएस इक्वल टू 0.4 है, वाई की वैल्यू आपकी 9000 है, और मान लेते हैं सी बार आपका 400 देते हैं, 400 ले लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, ये निकालिए फटाफट तेजी में। चलिए स्टार्ट करें आप। तो क्या निकालना था आपको, अब एमपीएस वाले से निकालना था।
तो बेटा यहाँ पे देखो एमपीएस दे रखा है, और जब भी अगर एमपीएस दे रखा हो तो आप ऐसा वाला फॉर्मूला लगाना, और जब भी एमपीसी दे रखा होगा तो आप सी वाला फॉर्मूला लगाना। ये आपके लिए सहूलियत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप देखोगे एस निकालोगे तो माइनस का सी बार प्लस में एमपीएस इंटू में वाई। इज दैट क्लियर? अब क्या करोगे, सी बार कितना है हमारा 400 है, यहां कर दो माइनस का 400 प्लस एमपीएस कितना है 0.4, तो 0.4 इंटू वाई कितना है हमारा 9000, तो यहां आप कर लो 9000। क्लियर यहां तक? अब इससे अगर आप ये काट दोगे, अब मल्टीप्लाई करो 0 0 4 9 36, ये आ गया, तो माइनस का 400 प्लस में 3600, आंसर कितना होगा इक्वल टू 3200। ऐसा आ गया। अब अगर आप मान लो सी निकालना है, देखो निकालने से पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा आंसर क्या आने वाला है, 5800। अब देखो यहां पे क्या कर दोगे, सी निकालना तो y माइनस में एस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 9000 माइनस में कर दो 3200, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5800 हो गई। ये तो रहा। चलो अब देखो सी वाले फॉर्मूले से करोगे उससे भी ये आंसर आएगा, कर लो यहां पर सी इक्वल टू सी बार प्लस में एमपीसी इंटू में वाई, यहां पे करोगे सी बार 400 प्लस में एमपीसी कितना होगा। अब देखो यहां पर एमपीएस 0.4 है तो एमपीसी कितना होगा 0.6, गुड शाबाश। 0.6 इंटू में वाई कितना हो जाएगा 9000, इसको इससे काटोगे 6 9 54, 5400 प्लस में 400, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 5800। दैट्स इनफ। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और मैं क्वेश्चन ट्रेस कर दूंगा, देखते लेना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बाकी के फॉर्मूले करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत आया समझ में? पक्का? चलिए।